जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी का प्रशासन। ठीक है। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने शिवाजी के बारे में पढ़ा था और उनका कैंपेन देखे थे कि किस तरीके से उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी। और 1674 में, ठीक है, 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, और उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ठीक। तो लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे शिवाजी का प्रशासन, कि शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता था या जो वो प्रशासन चलाते थे वो किस तरीके से चलाते थे और उनका क्या सिस्टम था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। देखिए, शिवाजी के अगर हम प्रशासन की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका देखेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके से चलता था उसको देखेंगे। ठीक। उसके बाद फिर हम इनका प्रांतीय एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम शिवाजी का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो जैसा कि हम सभी एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते आए हैं, जो राजा होता है, ठीक है, वही क्या होता है, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। ठीक। तो इनके केस में भी अगर देखा जाए तो जो राजा थे, ठीक है, इनके केस में उनको क्या बोला जाता था, छत्रपति। ठीक है। शिवाजी जो थे वो क्या कहलाते थे, छत्रपति कहलाते थे। ठीक। तो अगर हम इनके राजा की स्थिति की बात करें या छत्रपति की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू द मोनार्कियल सिस्टम, द मराठा किंग वॉज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, राजतंत्रात्रिक व्यवस्था थी इनके यहाँ। ठीक है। जिसके तहत मराठा राजा जो होता था वो शासन का प्रधान हुआ करता था। ठीक है। और शासन की जितनी भी शक्तियां होती थी वो सब उसी के हाथ में होती थी। ठीक है। तो देखिए, जैसे इन बाकी राज्यों में, जैसे बाकी डायनेस्टीज में मोनार्कियल सिस्टम हुआ करता था, वैसे ही मराठाओं में भी क्या था, मोनार्कियल सिस्टम। ठीक है। इसमें जो मराठा राजा थे, ठीक है, उनको शासन का पूरा प्रधान होता थे। ठीक है। और जितनी भी शासन की शक्तियां होती थी वो सब उन्हीं के हाथों में होती थी। ठीक है। अगर सैद्धांतिक तौर पर बात करें तो वो एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक हुआ करते थे। मतलब ही वॉज एन ऑटोक्रेटिक रूलर। तो इसमें जो राजा हुआ करता था वो एक निरंकुश शासक होता था। ठीक है। तो सैद्धांतिक तौर पर अगर देखा जाए तो एक स्वेच्छाचारी, ठीक है, और निरंकुश शासक, ऑटोक्रेटिक रूलर। ठीक है। तो जैसे बाकी डायनेस्टीज के रूलर हुआ करते थे वैसे ही मराठा के भी हुआ करते थे। यहां पर भी मोनार्कियल सिस्टम था। सारी पावर शासन की किसके हाथ में थी, राजा के हाथ में। ठीक। इसके अलावा बात करें, द पोजीशन ऑफ द किंग वॉज हेरिडेटरी एंड द किंगशिप वॉज इनहेरिटेड बाय द एल्डेस्ट सन। देखिए, इनके समय में भी राजा का पद जो होता था वो वंशानुगत होता था। हेरिडेटरी का मतलब होता है वंशानुगत, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है। तो इनके समय में भी क्या था, मराठाओं में भी क्या था, जो राजा थे उसी का बेटा कौन बनता था, राजा बनता था। लेकिन इनके यहाँ जो सक्सेशन थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग जो बड़ा बेटा हुआ करता था वो राजा बनता था। जैसे अगर हम बात करें, शिवाजी के दो बेटे थे, संभाजी और राजा राम। ठीक। तो भले ही शुरू में कुछ टाइम के लिए राजा राम को बना दिया गया था, लेकिन बाद में फिर बाकी मराठा चीफों ने मिल करके किसको बनाया, संभाजी को। क्यों? क्योंकि संभाजी जो थे वो शिवाजी के बड़े बेटे थे। ठीक है। तो इनके यहाँ जो नियम था, एक तो सबसे पहली बात तो राजतांत्रिक व्यवस्था थी इनके यहाँ, जिसके तहत जो राजा होते थे, मराठा राजा, उनके हाथ में पूरा प्रशासन होता था और सारी शक्तियां जो होती थी वो उन्हीं के हाथ में होती थी। ठीक है। और इसी के कारण इनको निरंकुश शासक भी कहा जाता था। फिर राजा की अगर हम पद की बात करें तो ये वंशानुगत हुआ करता था। ठीक है। और जो पुत्र, जो ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था, ठीक है, उसी को क्या किया जाता था, भावी राजा बनाया जाता था। ठीक है। तो ये था राजा की स्थिति। राजा या जिसको हम कहते हैं मराठाओं में छत्रपति, उनकी स्थिति थी। ठीक है। अब छत्रपति, चूंकि वो उनके हाथ में पूरा प्रशासन था, सारा डिसीजन जो होता था वो उन्हीं का होता था। अब देखिए, कोई भी राजा जो होता है वो भले ही निरंकुश हो या मोनार्कियल हो, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो अपना एक मंत्री परिषद रखता है। जैसे हमने देखा था अकबर के केस में नवरत्न हुआ करते थे, या हम किसी भी सल्तनत में देख लें, ठीक है, तो उनका एक मंत्री परिषद हुआ करता था जिससे सलाह लेने का काम राजा किया करते थे। तो वैसे ही शिवाजी ने भी अपना एक मंत्री परिषद बनाया था। ठीक है। और इनके मंत्री परिषद को कहा जाता था अष्टप्रधान।
ठीक है। इनको अष्ट प्रधान इसलिए बोला जाता था क्योंकि इनके जो मंत्रिमंडल था उसमें 8 मंत्री हुआ करते थे, 8 मिनिस्टर्स होते थे, इसीलिए इनको अष्ट प्रधान कहा गया। और हर मिनिस्टर का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हुआ करता था और वो मिनिस्टर उस डिपार्टमेंट के ही काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था। ठीक है। तो जो इनका शिवाजी का जो अष्ट प्रधान हुआ करता था, ये शिवाजी ने बनाया था ताकि प्रशासन के जो भी डिसीजन लेने हैं उसमें ये अष्ट प्रधान छत्रपति की सहायता करें। ठीक है। तो प्रशासन में सहायता देने के लिए, ठीक है, शिवाजी ने 8 मंत्रियों की नियुक्ति करी थी जिनको बोला गया अष्ट प्रधान। ठीक है। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते थे। ठीक है। और अलग अलग डिपार्टमेंट के संभालने वाले को अलग अलग प्रधान का नाम दिया जाता था। ठीक है। जैसे कोई फाइनेंस संभालता था, कोई डिफेंस संभालता था, कोई राज दरबार संभालता था, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे। ठीक है। तो ऐसे 8 मंत्रियों की नियुक्ति करी छत्रपति शिवाजी ने। क्यों करी थी? प्रशासन में सहायता लेने के लिए, क्योंकि पूरा प्रशासन जो चलाना था वो छत्रपति को चलाना था। और देखिए, कोई भी एक व्यक्ति जो होता है वो पूरा प्रशासन नहीं चला सकता, उसको कोई ना कोई सलाहकार, कोई ना कोई मंत्री परिषद की जरूरत होती है। तो ऐसे ही मंत्री बनाए थे, 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया जिनका नाम अष्ट प्रधान था। ठीक है। और ये अलग अलग विभिन्न विभागों की देखभाल किया करते थे। ठीक है। और जब भी कभी राजा को, छत्रपति को आवश्यकता होती थी तो ये उनको सलाह भी दिया करते थे। तो अष्ट प्रधान का काम ये था, ठीक, एक तो प्रशासन में सहायता करना और राजा अगर कोई भी सलाह मांगे तो उसको परामर्श देना। ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन में सहायता के लिए शिवाजी ने 8 मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया था जिनको अष्ट प्रधान कहा गया। क्या बोला गया? अष्ट प्रधान। देयर वर्क वॉज टू टेक केयर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड गिव एडवाइस टू द किंग एज नीडेड। ठीक है। तो इनका काम हुआ करता था अपना अपना विभाग संभालना और आवश्यकता अनुसार राजा को सलाह देना। ये इनका मेन काम था। ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें, द स्टेटस ऑफ दीज मिनिस्टर्स वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा देखिए, आज की डेट में हमारे यहाँ भी अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। ठीक है। जिनको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और इनके इनके समय में भी ये अष्ट प्रधान हुआ करते थे, मतलब एक तरीके से इनकी भी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे। ठीक है। लेकिन इनका जो स्टेटस था, इनके जो मंत्रियों का स्टेटस था अष्ट प्रधान का, वो आज की डेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनसे अलग है। कैसे अलग है? ठीक। इनके समय में जो बात करें, आज के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं पार्लियामेंट के प्रति, या हम कहें लोकसभा के प्रति। मतलब एक तरीके से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लोकसभा के प्रति। ठीक है। लेकिन यहां पर इनके केस में अष्ट प्रधानों में कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। कलेक्टिव मतलब एक साथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता था, हर किसी को एक इंडिपेंडेंट काम दिया जाता था और उसकी जवाबदेही सिर्फ उस काम को लेकर के होती थी। दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उससे उसका लेना देना नहीं होता। ठीक है। तो ये मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के स्टेटस में अंतर है। जो अष्ट प्रधान हुआ करते थे, दे आर नॉट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। वो क्या होते थे, इंडिविजुअली अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो अलग अलग काम किया करते थे। क्लियर है? ठीक। अब इसकी नियुक्ति की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनकी जो नियुक्ति होती थी, ठीक है, या इनको क्या काम करना है, ये किस पे डिपेंड करता था? सिर्फ शिवाजी पर डिपेंड करता था। ठीक है। और शिवाजी इनकी बात माने या ना माने, ये शिवाजी पर ही डिपेंड करता था। मतलब कि एक तरीके से कहा जाए कि इनकी नियुक्ति करना और इनके कार्य, कौन सा कार्य ये करेंगे, ठीक है, ये किस पर निर्भर करता था? ये शिवाजी पर निर्भर करता था। ठीक है। उनकी इच्छा पर निर्भर करता था कि वो जिसको चाहे उसको पेशवा बनाए, जिसको चाहे वो मिलिट्री हेड बनाए। तो ये इनका खुद का वो था। ठीक है। और शिवाजी को जो भी सलाह मांगा करते थे, ठीक है, जाहिर सी बात है अष्ट प्रधान को उन्होंने बनाया इसीलिए गया था ताकि जो प्रशासन में सहायता के लिए वो उनकी सलाह ले सके। ठीक। तो शिवाजी को अगर कोई अष्ट प्रधान व्यक्ति सलाह देता भी था, ठीक है, तो भी ये शिवाजी के ऊपर होता था कि वो उस एडवाइस को एक्सेप्ट करें या ना करें। ठीक है। ये पूरी तरीके से शिवाजी पे डिपेंड करता था कि वो उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। ठीक है। तो शिवाजी के आपको समझ में आया? ठीक है। इन्होंने अष्ट प्रधान की स्थापना करी।
अष्टप्रधान जो प्रशासन में सहायता करने के लिए था, ठीक है, और ठीक है, और जब जरूरत पड़ने पर राजा को परामर्श देने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इनकी नियुक्ति और इनका वर्किंग जो भी हुआ करता था वो सब किसकी इच्छा पर डिपेंड करता था? शिवाजी। अब बात करते हैं कि जो ये अष्टप्रधान हुआ करते थे ये कौन कौन हुआ करते थे, ठीक है। अब हमें देखना है एक एक करके कि ये जो शिवाजी के अष्टप्रधान हुआ करते थे ये कौन कौन हुआ करते थे। तो अगर हम बात करें शिवाजी की तो इनका जो पहले प्रधान हुआ करते थे वो थे पेशवा, ठीक है। ये पोस्ट आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी और एक तरीके से देखा जाए तो आगे चल के छत्रपति की जगह कौन बन जाएंगे? पेशवा बन जाएंगे, गवर्निंग अथॉरिटी, ठीक है। ये पोस्ट आगे चल के बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो ऐसा नहीं था कि ये पोस्ट पहले नहीं थी, ये पोस्ट पहले भी थी, शिवाजी के द्वारा ही बनाई गई हुई थी, लेकिन उस टाइम पर छत्रपति जो शिवाजी थे वो सुप्रीम थे, ठीक है। पेशवा उनके नीचे आया करते थे, लेकिन हाँ, छत्रपति के बाद जो सबसे ऊंची पोस्ट प्रशासन की हुआ करती थी वो पेशवा की हुआ करती थी। मतलब एक तरीके से देखा जाए, ठीक है, तो छत्रपति के बाद प्रशासन का जो सर्वोच्च पद होता था वो किसका होता था? पेशवा का, ठीक है। और राजा की एब्सेंस में, मतलब राजा अगर उपस्थित नहीं है, अनुपस्थिति में उनके पूरे कार्यों का देखभाल कौन करते थे? पेशवा करते थे। उनके पूरे कार्यों का देखभाल कौन करते थे? पेशवा करते थे। इवन शासन के अधिकारों पर, मतलब जो शासन के अधिकारी होते थे उन पर भी नियंत्रण रखने का काम पेशवा करते थे। कीपिंग कंट्रोल ओवर द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब पेशवा जो हुआ करते थे राजा की अनुपस्थिति में, ठीक है, उनके सारे कार्यों का भार वो संभाला करते थे। इसके अलावा सरकारी अधिकारी जो हुआ करते थे उनके ऊपर भी नियंत्रण रखने का काम कौन करते थे? पेशवा करते थे, ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाए तो छत्रपति की एब्सेंस में पेशवा ही छत्रपति रहा करते थे। ऑल द ऑर्डर्स एंड लेटर्स ऑफ द किंग हैज हिज सील अंडर द किंग्स सील। देखिए, अब इनके केस में इनकी पहुंच इतनी अहम थी कि राजा के जो भी आदेश हुआ करते थे, ठीक है, या पत्र हुआ करते थे, उसमें राजा की मोहर के नीचे जो है वो पेशवा की मोहर लगाई जाती थी। मतलब जो भी ऑर्डर्स या लेटर्स पास किए जाते थे राजा की तरफ से, उसमें राजा की सील तो होती ही थी, उनके सिग्नेचर तो होते ही थे, लेकिन उनके नीचे किसके सिग्नेचर हुआ करते थे? पेशवा के, ठीक है। तो पहला अष्टप्रधान आपको समझ में आया, पेशवा। पेशवा छत्रपति के बाद प्रशासन का सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी। राजा की एब्सेंस में उनके सारे कार्यों को कौन देखते थे? पेशवा देखते थे। इवन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी कंट्रोल करने का काम करते थे। और उस टाइम पर राजा के जो भी ऑर्डर्स या लेटर्स हुआ करते थे उसमें जो राजा की सील हुआ करती थी उसके नीचे किसकी सील लगा करती थी? पेशवा की सील लगा। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो आपको पेशवा समझ में आया, ठीक है। और बाद में यही पोस्ट, ठीक है, वो छत्रपति से भी क्या हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है आमत्य और मजुमदार। ये इनके फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो आमत्य और उसको मजुमदार भी कहा जाता है। ये कौन हुआ करते थे? इनके वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। इनका काम क्या होता था? देखिए, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे तो जाहिर सी बात है ये क्या देखेंगे? टेकिंग केयर ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट एंड मेकिंग द किंग अवेयर ऑफ इट। देखिए, इनका काम होता था आय और व्यय की देखभाल करना। मतलब राज्य की जो आय हो रही है, इनकम हो रही है, उसको भी, और जो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, व्यय हो रहा है, उसको भी, इन दोनों चीजों को देखने का काम कौन करते थे? आमात्य करते थे, ठीक है। और इसके बाद राजा को उससे अवगत कराना कि भाई उनके राज्य में कितनी कमाई हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, इसका जो हिसाब किताब रखते थे वो रखते थे आमत्य, या उनको मजुमदार कहते थे। और ये क्या होते थे? इनके फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। इनका काम होता था राजा को सचेत करना कि कितनी इनकम हो रही है राज्य की और कितना उनका खर्चा हो रहा है, ठीक। तो ये हुआ करते थे आमात्य या मजुमदार। इसके बाद अगले जो हुआ करते थे इनको बोला जाता था वाक्या नाविस, या इनको मिनिस्टर भी कहा जाता था, ठीक है। तो अगले हुआ करते थे इनको मंत्री अथवा वाक्या नवीस कहा जाता था। आप देखिए, ये वाक्या नवीस का काम क्या होता था? In addition to the responsibility of the king's security and personal work,
ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर द वर्क ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। देखिए, अब ये जो वाकिया नवीस है, ठीक है, ये राजा की सुरक्षा करने का काम करते थे। मतलब राजा की जो पूरी सुरक्षा होती थी, ठीक है, और उनके जो व्यक्तिगत कार्य होते थे उनको करने वाले क्या कहलाते थे? वाकिया नवीस। अब इसके अलावा राजा की सुरक्षा और उनके व्यक्तिगत काम करते थे वो तो अलग बात, लेकिन इसके अलावा ये गुप्तचर एवं सूचना विभाग को भी देखा करते थे। मतलब जो इनका गुप्तचर विभाग था या सूचना विभाग था, उसके भी प्रधान कौन हुआ करते थे? वाकिया नवीस। ठीक है, तो वाकिया नवीस के पास दो काम थे, एक तो राजा की सुरक्षा करना, दूसरा उनके सारे पर्सनल काम करना, और तीसरा जो हुआ करता था उनका इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी देखना। ठीक है, तो ये तीनों काम किसके हुआ करते थे? वाकिया नवीस के। ठीक, समझ में आया आपको? ठीक, तो वाकिया नवीस समझ में आया। राजा की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती थी वो थे वाकिया नवीस। इसके अलावा बात करें तो इनके सचिव भी एक हुआ करते थे, सेक्रेटरी, जिनको बोला गया श्रूनाविस और चिटनिस। ठीक है, श्रूनाविस या इनको चिटनिस कहा जाता था। ठीक है, श्रूनाविस या चिटनिस, ये कौन से उसके विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे? तो ये पत्राचार विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, तो पत्राचार विभाग मतलब करेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट। देखिए, जो भी राजा पत्र वगैरह लिखा करते थे, ठीक है, चाहे वो दूसरे राज्य के राजा को लिखे, ठीक है, या वो अपनी जनता को अपना नोटिस बताने के लिए जो लिखवाएं, ठीक है, तो ये सारा काम कौन करते थे? ये सारा काम लिखने का काम करते थे सुरनविस या इनको चिटनिस कहा जाता। और ये जो विभाग ये सारी चीजों को, ये पत्राचार को हैंडल करता था, उसके प्रमुख कौन हुआ करते थे? श्रीनिवास या चिटनिस। ठीक है, राजा जो भी पत्र लिखते थे उसको डिस्पैच करना, उसको पहुंचाना, ये सारा काम कौन किया करते थे? चिटनिस, चिटनिस या सुरनविस। ठीक है, इनको कहा जाता था। ठीक, तो चार आपको पोस्ट समझ में आई अष्टप्रधान में। पहले तो पेशवा हुआ करते थे, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हुआ करती थी, जिनका काम था राजा की एब्सेंस में राजा का पूरे काम को करना। ठीक, इसके बाद इनके आमत या मजुमदार हुआ करते थे, जिनका काम था फाइनेंस देखना, सर राज्य में कितना खर्चा हो रहा है और कितनी कमाई हो रही है, और इसके बारे में राजा को अवगत कराना। इसके बाद अगले हुआ करते थे वाक्या नविस, इनका काम था राजा की सुरक्षा करना, उनके पर्सनल काम करना, इसके अलावा वहां के इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लिए काम करना। और चौथे हुआ करते थे श्रूनाविस या चिटनिस, ये पत्राचार डिपार्ट विभाग के क्या हुआ करते थे? प्रमुख हुआ करते थे। तो यहां तक आपको समझ में आया। ठीक, अगले जो इनके हुआ करते थे अष्टप्रधान में, वो होते थे सुमंत या जिनको दबिर कहते थे। ठीक है, तो अगले कौन हुआ करते थे? सुमंत या दबिर। ये इनके विदेश मंत्री हुआ करते थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। जैसे आज की डेट में जो विदेश मंत्री होते हैं, इनके समय में वो हुआ करते थे सुमंत या दबिर। ठीक है, इनका काम होता था राजा को संधि अथवा युद्ध के बारे में सलाह देना। ठीक है, मतलब ये एडवाइस करते थे किंग को कि कहां संधि करनी है और कहां युद्ध करना है। ठीक है, इसके अलावा विदेशों से समाचार प्राप्त करने का काम भी ये किया करते थे। मतलब विदेश में अगर कोई समाचार आया है तो उसको रिसीव करने का काम कौन किया करते थे? ये किया करते थे। और इसके अलावा राजा की विदेश में उनके सम्मान की रक्षा किया करते थे। ठीक है, मतलब जैसे विदेश में अगर वो जाते थे तो वो अपने राजा का सम्मान वहां भी बना के रखते थे। ठीक है, तो विदेश में राजा के सम्मान की सुरक्षा करना, इसके अलावा राजा को संधि अथवा युद्ध के बारे में सलाह देना। ठीक है, और इसके अलावा बाहर से इनको खबरें लाना, रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड। और इसके अलावा जो विदेशी राजदूत हुआ करते थे उनकी देखभाल करना। ठीक है, और इवन दूतों को, राजदूतों को विदेश में भेजने का काम भी कौन किया करते थे? यही किया करते थे। ठीक है, तो इनके कई सारे काम होते थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के, विदेश मंत्री के। पहला हुआ करता था राजा को युद्ध या संधि की सलाह देना। दूसरा काम हुआ करता था राजा के सम्मान को बनाए रखना विदेश में। ठीक है, बाहर से खबरें लाना, और इवन फॉरेन एम्बेसडर्स जो इंडिया में थे उनकी देखभाल करना, और अपने एम्बेसडर्स को फॉरेन देश में भेजना। ये काम कौन करते थे? सुमंत या दबिर। ठीक है, जो कि क्या हुआ करते थे? एक विदेश मंत्री। ठीक है, क्लियर है?
नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनका मिलिट्री कमांडर हुआ करता था सर ए नौबत। तो आपको याद रखना है इनका मिलिट्री कमांडर कौन हुआ करता था, सर ए नौबत। ठीक है, अब देखिए सर ए नौबत का काम क्या होता था, सेना का पूरा संचालन करना, उनको उनकी नियुक्तियां करना, सेना के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाना, इवन उनके लिए हथियार तक का इंतजाम कौन करते थे, सर ए नौबत। ये इनकी जिम्मेदारी होती थी, ये कमांडर हुआ करते थे, या जिसको हम कहें सेनापति हुआ करते थे ये इनके, जिनका काम था सेना की भर्ती करना, उनका संगठन बनाना, एवं उनको शस्त्र भी प्रोवाइड करना, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना आर्मी को। ये काम कौन किया करते थे, सर ए नौबत। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक। इसके बाद अगले जो है वो है पंडित राव। ठीक है, ये धार्मिक काम किया करते थे। ठीक है, पंडित राव जो हुआ करते थे इनका काम क्या होता था, धार्मिक कार्य करना, और ये धार्मिक कार्यों के प्रमुख हुआ करते थे, हेड ऑफ रिलीजियस वर्क। ठीक है, तो धार्मिक कार्यों का प्रमुख कौन हुआ करता था, पंडित राव। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा पंडित राव कौन हुआ करता था, धार्मिक कार्यों का प्रमुख। और जो आखिरी अष्टप्रधान है वो है न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश का काम होता था न्याय करना। ठीक है, तो न्याय विभाग का प्रमुख कौन हुआ करता था, न्यायाधीश। ठीक है, तो न्यायाधीश कौन हुआ करता था, न्याय का प्रमुख। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये शिवाजी के अष्टप्रधान थे। ठीक है, एक बार हम फिर से देखते हैं कौन कौन अष्टप्रधान हुआ करते थे इसमें। सबसे पहले हुआ करते थे पेशवा। ठीक है, पेशवा कौन थे, जो छत्रपति के बाद प्रशासन के सर्वोच्च पद माना जाता था। छत्रपति की एब्सेंस में या राजा की एब्सेंस में उनके सारे कार्यों को करना, सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की देखभाल करना। ठीक है, इवन यहां तक था कि राजा का जो आदेश हुआ करता था वहां पर जो राजा की मोहर लगा करती थी उसके नीचे किसकी मोहर लगती थी, पेशवा की। ठीक है, ये पहले पेशवा थे। उसके बाद मैंने आपको बताया आमत, या जिसको हम कहते थे मजुमदार, ये इनके फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। इनका काम होता था राज्य की कितनी कमाई हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, इसकी देखभाल करना और इसके बारे में राजा को अवगत कराना या राजा को अवेयर करना। ठीक है, ये काम होता था आमद या मजुमदार का। इसके बाद बात करें, अगले हुआ करते थे वाक्या नवीस, या जिनको मंत्री कहा जाता था। ठीक है, इनका काम होता था एक तो सबसे पहली बात राजा की सिक्योरिटी करना। ठीक है, और उनके व्यक्तिगत जो पर्सनल वर्क हुआ करते थे वो काम करना। इसके अलावा बात करें तो ये गुप्तचर और सूचना विभाग के कार्यों में भी काम करते थे। मतलब ये जो सूचना विभाग हुआ करता था या जो गुप्तचरी हुआ करती थी उसका भी काम देखा करते थे। ठीक है, तो ये थे वाकिया नवीस। इसके बाद आए सुर नवीस या चिटनिस, ये करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट मतलब पत्राचार विभाग के ये प्रमुख थे। इसके बाद फिर हमने देखा सुमंत या दबिर। ठीक है, ये इनके विदेश मंत्री हुआ करते थे। इनका काम था राजा को संधि एवं युद्ध के बारे में सलाह देना, इसके अलावा विदेश से समाचार प्राप्त करना, इसके अलावा विदेशों में राजा के सम्मान की सुरक्षा करना, और इसके अलावा विदेशी राजपूतों की देखभाल और अपने राजपूतों को विदेश में भेजना। ठीक है, मतलब विदेशी राज एम्बेसडर्स की देखभाल करना और अपने राजपूतों को कहां भेज देना, सॉरी एम्बेसडर्स को फॉरेन कंट्रीज। ये काम हुआ करता था सुमिंत या दबिर का। ठीक है, इसके बाद अगले आते हैं सर ए नौबत, जो इनके सेनापति हुआ करते थे। इनका काम था सेना में भर्ती करना, उनका संगठन बनाना, उनको शस्त्र वगैरह प्रोवाइड करना। इसके अलावा हुआ करते थे पंडित राव। ठीक है, पंडित राव का काम था धार्मिक कार्य करना। ठीक है, तो धार्मिक कार्यों के प्रमुख कौन हुआ करते थे, पंडित राव। और इसके बाद फिर न्याय विभाग जो हुआ करता था उसके अधिकारी कौन हुआ करते थे, न्यायाधीश। उसके प्रमुख कौन हुआ करते थे, न्यायाधीश। ठीक है, तो इस तरीके से ये शिवाजी के 8 प्रमुख मिनिस्टर्स थे या जिनको अष्टप्रधान कहा जाता है। ठीक है, जिनकी मदद से शिवाजी जो थे वो पूरे मराठा साम्राज्य का प्रशासन चलाते थे। क्लियर हुआ ये? ठीक, अब इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है कि इनकी ये जो अष्टप्रधान हुआ करते थे ना, ठीक है, इसमें सिर्फ पंडित राव, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें इसमें तो सिर्फ पंडित राव और न्यायाधीश, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जब भी कभी भी युद्ध हुआ करता था, ठीक है, जब भी कभी भी मराठाओं का युद्ध हुआ करता था
तो सिर्फ पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जितने भी इनके मंत्री हुआ करते थे इनको सेना का नेतृत्व करना होता था। ठीक है, मतलब जितने भी बाकी जो भी थे, ठीक है, मंत्री जो थे के उनको सेना का नेतृत्व करना होता था, एक्सेप्ट पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ दिया जाए। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो मैंने आपको बताया एक्सेप्ट फॉर द कमांडर्स ऑल दी चीफ्स अवर ब्राह्मण्स। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सिर्फ सर ए नौबत को छोड़ दिया जाए तो बाकी इनके जितने भी मंत्री हुआ करते थे सब ब्राह्मण हुआ करते थे। ठीक है, और पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ करके बाकी सारे क्या किया करते थे, आर्मी को लीड किया करते थे। ठीक है, मतलब सेनाओं का नेतृत्व करने का काम बाकी मंत्री किया करते थे। तो समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये थे शिवाजी के अष्ट प्रधान जो इनका पूरा प्रशासन में शिवाजी की क्या किया करते थे, सहायता किया करते थे। समझ में आया आपको? तो ये था इनका पूरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनका प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, तो ये था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं पहले, ठीक है, तो इनका जो प्रोविंस था ना, अगर हम इनके शिवाजी के प्रांतों की बात करें, देखिए शिवाजी का जो पूरा साम्राज्य था ना, ठीक है, वो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था और हर प्रांत को हेड करने वाला एक सूबेदार हुआ करता था। मतलब जो ये प्रोविंस बटा हुआ था उसमें हर प्रोविंस को हेड करने वाला एक सूबेदार हुआ करता था। ठीक है, अब अगर हम शिवाजी के साम्राज्य की बात करें, मराठा एम्पायर की, ठीक है, तो उनके यहाँ बेसिकली 3 तरीके की प्रोविंस हुआ करती थी। एक हुआ करती थी नॉर्दर्न प्रोविंस या जिसको हम कहें उत्तरी प्रोविंस। एक हुआ करती थी सदन का मतलब होता था दक्षिणी प्रोविंस। और तीसरी जो प्रोविंस हुआ करती थी वो हुआ करती थी साउथ ईस्टर्न, दक्षिण पूर्वी। ठीक है, तो आपको याद रखना है उत्तरी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी, ये 3 प्रोविंस हुआ करती थी शिवाजी के पूरे एम्पायर की। ठीक है, मतलब इनके यहां 3 प्रोविंस हुआ करती थी, उत्तरी, दक्षिणी और दक्षिण, ठीक है, पूर्वी। ठीक है, ये इतने प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, और जिसमें हर प्रांत में एक सूबेदार हुआ करता था। हर प्रांत में कौन हुआ करता था, एक सूबेदार हुआ करता था। अब आपको इसमें याद रखना है कि शिवाजी के टाइम पे, अगर हम बात करें शिवाजी के टाइम पर कौन किस क्षेत्र का प्रधान हुआ करता था। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सूबेदार, तो एक तो उत्तरी हुआ करता था। तो उत्तरी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उस टाइम पर, जिस टाइम पर शिवाजी, ठीक है, शिवाजी जिस टाइम पर क्या थे, राजा थे या छत्रपति थे, उस टाइम पर उत्तरी साम्राज्य या उत्तरी प्रांत का जो वो क्या कहे जाए कि सूबेदार हुआ करते थे वो थे त्रिम्बक पिंगल। ठीक है, तो त्रिम्बक पिंगल जो हैं ये उत्तरी प्रांत के वो हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, सूबेदार। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सदन की, दक्षिण की, ठीक है, तो इनके हुआ करते थे अन्नाजी दत्तो। ये नाम याद रखिएगा, अन्नाजी दत्तो। ये किसके हुआ करते थे, दक्षिणी क्षेत्र के। तो दक्षिणी प्रांत जो हुआ करता था उसके कौन हुआ करते थे, अन्नाजी दत्तो। ठीक है, और जो दक्षिण पूर्वी प्रांत हुआ करता था, ठीक है, इसके हुआ करते थे दत्तोजी पंत। इसके हुआ करते थे दत्तोजी पंत। तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। एक तो उत्तरी प्रांत हुआ करता था, उसके सूबेदार हुआ करते थे त्रिम्बक पिंगल। एक दक्षिणी प्रांत हुआ करता था, उसके सूबेदार थे अन्नाजी दत्तो। और तीसरे जो दक्षिण पूर्वी जो हुआ करती थी प्रांत, उसके हुआ करते थे दत्तोजी पंत। ठीक है, तो दत्तोजी पंत हुआ करते थे। ठीक है, तो ये तीनों प्रांतों के और 3 सूबेदार हुआ करते थे। ठीक है, अब इनके यहां जो प्रांत थे, देखिए पूरा जो एम्पायर था वो प्रांतों में बटा था जिसको हम कहते थे प्रोविंस। ठीक है, अब हर प्रोविंस में कुछ और भी यूनिट्स हुआ करती थी, तो इनके यहां जो प्रांत था वो अलग अलग परगना में बटा हुआ था। ये याद रखिएगा, इनके यहां जो प्रांत हुआ करते थे उसके अंदर में कई सारे परगने हुआ करते थे। और परगने का जो प्रमुख हुआ करता था उसको बोलते थे देशमुख।
आपने महाराष्ट्र में देशमुख सरनेम बहुत सुना होगा, ठीक है। तो ये परगना के प्रमुख हुआ करते थे इनके, ठीक है। इनके यहाँ जो परगना जो हुआ करता था, परगना क्या था, अलग अलग परगनाओं से मिलके एक प्रांत बना था, ठीक है। तो प्रांतों का जो सब डिवीजन था परगना, उसके हेड कौन हुआ करते थे, देशमुख, ठीक है। और यही परगना फिर किसमें बटा हुआ था, गांव में। यही परगना किसमें बटा हुआ था, गांव में, ठीक है। तो यही परगना कई सारे गांव मिलकर के क्या बनाते थे, एक परगना बनाते थे, ठीक है। और ये गांव का जो प्रमुख हुआ करता था उसका वो हुआ करता था पटेल, ठीक है। या कुछ कुछ गांवों में अगर हम बात करें, पटेल तो हुआ ही करता था, लेकिन कुछ कुछ गांवों में ग्राम पंचायत भी हेड हुआ करती थी, ठीक है। तो इनके यहाँ जो गांव हुआ करते थे, उनका प्रशासनिक हेड कौन हुआ करता था, पटेल, या जिसमें या हम ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी चलाया जाता है, ठीक। तो मैंने आपको बताया इनके प्रांतीय प्रशासन में इनका शिवाजी का पूरा एम्पायर, पूरा साम्राज्य जो था वो अलग अलग प्रांतों में बटा था, और हर प्रांत का एक हेड हुआ करता था जिसको सूबेदार कहते थे, ठीक। अब शिवाजी के अगर हम साम्राज्य की बात करें तो इनके यहाँ तीन प्रांत थे, एक था उत्तरी प्रांत, एक था दक्षिणी प्रांत, और एक था दक्षिण पूर्वी प्रांत, ठीक। अगर हम उत्तरी प्रांत की बात करें तो उत्तरी प्रांत के हेड हुआ करते थे त्रिम्बक पिंगल, ये शिवाजी के टाइम हुआ करते थे। इसके बाद दक्षिणी प्रांत की बात करें तो इनके होते थे अन्नाजी दत्तो, और दक्षिण पूर्वी की बात करें तो हुआ करते थे दत्तोजा पंत, ठीक है। तो दत्तोजी पंत, ठीक है। अब इनका जो प्रोविंस था वो परगनाओं से मिलकर बना था, और परगनाओं के हेड हुआ करते थे देशमुख, ठीक है। और कई सारे परगना सॉरी कई एक परगने के अंदर कई सारे गांव हुआ करते थे, जिसका हेड कौन होता था, पटेल, और कहीं कहीं पर ग्राम पंचायत, ठीक। तो आपको इनका प्रांतीय प्रशासन समझ में आया। तो इनके अगर हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पूरा एम्पायर शिवाजी का ऑर्गेनाइज था इनटू डिफरेंट प्रोविंस, और हर प्रोविंस को हेड करने वाला कौन था, सूबेदार, ठीक है। शिवाजी का एम्पायर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था, नॉर्दर्न, सदर्न, साउथ ईस्टर्न प्रोविंस, ठीक है। जहां पर कौन कौन से सूबेदार हुआ करते थे, नदन के थे त्रिम्बक पिंगले, ठीक है। सदन के थे अन्नाजी दत्तो, ठीक है। और साउथ ईस्टर्न के थे दत्तोजी पंत, ठीक है। ये तीनों हुआ करते थे। अब प्रोविंस जो बटा था वो किसमें बटा था, परगना में, और परगना को हेड कौन करते थे, देशमुख, ठीक है। और यही परगना किसमें बटा हुआ था, गांव में, और गांव को एडमिनिस्टर कौन करते थे, पटेल और ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये इनका पूरा प्रांतीय प्रशासन था। तो आपको याद रखना है शिवाजी के साम्राज्य में, ठीक है, प्रशासन के नाम पर देखा जाए तो तीन क्षेत्र थे, नॉर्दर्न, सदर्न और साउथ ईस्ट, प्रांतों के तौर पर, क्लियर है, ठीक। तो ये इनका प्रोविंशियल या हम कहें प्रांतीय प्रशासन था। समझ में आया आपको प्रांतीय प्रशासन, ठीक। अगला जो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रशासन, वो है इनका मिलिट्री प्रशासन, या हम कहें सैन्य प्रशासन, ठीक है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, या हम कहें इनको सैन्य प्रशासन। देखिए, जैसा कि बाकी राज्य थे वैसे ही मराठाओं की भी सबसे बड़ी ताकत क्या थी, मिलिट्री। भाई इनकी सेना जो थी वही सबसे बड़ी ताकत थी, ठीक है। इसीलिए सेना के प्रोटेक्शन के लिए शिवाजी ने बहुत स्पेशल अटेंशन दिया था टू द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, चूंकि मराठा राज्य की स्थापना जो हुई थी वो सैनिक शक्ति के बल पर हुई, ठीक है। अतः इसकी सुरक्षा के लिए शिवाजी ने सैन्य संगठन पर विशेष ध्यान दिया था, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें तो इनका जो सैन्य संगठन था उस पर विशेष ध्यान शिवाजी ने क्यों दिया था, क्योंकि पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य जो था वो इनकी सैनिक शक्ति पर ही केंद्रित था, ठीक है। अब अगर हम बात करें, शिवाजी की सेना जो थी वो तीन भाग में बटी हुई थी, ये आपको याद रखना है। शिवाजी की जो पूरी सेना थी वो तीन भागों में बटी हुई थी। सबसे पहला भाग अगर हम बात करें तो ये इनकी हुआ करती थी पागा सेना, या इनको बारगिर कहते थे, ठीक है। तो पागा सेना या बरगिर कहते थे, ठीक है। ये शिवाजी की रेगुलर कैवेलरी, या हम कहें घुड़सवार, ठीक है, या हम कहें घुड़सवार, ठीक है। तो रेगुलर कैवेलरी हुआ करती थी सेना शिवाजी की, ठीक है, जिनको हथियार देने का काम राज्य करता था। मतलब ये इनकी एक तरीके से कहा जाए तो पग सेना या बारगिर जो हुआ करती थी, ये इनकी स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी,
स्टैंडिंग आर्मी का मतलब होता है जो नियमित रूप से रहे। ठीक है, तो शिवाजी ने भी अपनी एक आर्मी बना के रखी थी जो नियमित या कहें परमानेंट रूप से इनके साथ रहती थी, जो एक घुड़सवार सेना थी, जिनको हथियार देने का काम कौन करता था? राज्य करता था। ठीक है, इसके अलावा दूसरी हुआ करते थे सिलाधार। देखिए सिलाधार क्या हुआ करती थी? ये टेम्परेरी हुआ करते थे। इससे पहले वाला जो मैंने पग सेना बताया वो परमानेंट थे, मतलब उनकी नौकरी परमानेंट थी। लेकिन ये क्या हुआ करता था? सिलेदार क्या हुआ करते थे? ये अस्थायी घुड़सवार हुआ करते थे, जिनको सिर्फ आवश्यकता के आधार पर ही चुना जाता था, या हम कहें आवश्यकता जितनी होती थी उसी हिसाब से इनकी नियुक्ति की जाती थी, और इनके सैनिकों को अपना जो हथियार होता था वो खुद लाना पड़ता था। ठीक है, देखिए जैसे पग सेना की अगर हम बात करें तो पग सेना में हथियार जो हैं वो राज्य स्वयं दिया करता था। लेकिन अगर हम सिलादार की बात करें तो इनमें हथियार खुद नहीं दिया जाता था, हथियार आप अपने खुद लाइए। ठीक है, और ये एक टेम्परेरी हॉर्स राइडर या टेम्परेरी घुड़सवार हुआ करते थे, जो जब रिक्वायरमेंट होती थी तभी इनको क्या किया जाता था? अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, मतलब ये इनकी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। इसके बाद तीसरे जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे पाइक। ठीक है, ये हुआ करते थे पैदल सैनिक। ठीक है, जो पैदल सैनिक होते थे। ठीक है, तो जो पैदल सैनिक चला करते थे ये वो हुआ करते थे। ठीक है, अब इन्होंने पैदल सैनिकों में भी कई श्रेणियां बांट के रखी थी। ठीक है, मतलब सबके ऊपर के ऊपर कोई ना कोई व्यक्ति हुआ करता था। सबसे छोटी पोस्ट जो हुआ करती थी वो सैनिक की हुआ करती थी। उसके बाद अगर हम 9 सैनिकों का समूह बनाए, ठीक है, तो उनके ऊपर हुआ करता था एक नायक। ठीक है, मतलब 9 सैनिकों का जो समूह था, जो उन 9 सैनिकों को कंट्रोल करेगा वो कौन हुआ करता था? नायक। ठीक है, और ऐसे 5 नायक, ठीक है, मिलके क्या बनाते थे? एक हवलदार। ठीक है, मतलब एक हवलदार जो था उनके अंडर में ऐसे 5 नायक थे, जिसमें हर नायक में 9 सेना के सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, तो 5 नायक मिलके क्या बनाया? हवलदार। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 हवलदार मिलके क्या बनाए? जुमलादार। ठीक है, तो 2 से 3 अगर हम बात करें, ठीक है, तो 2 से 3, ठीक है, हवलदार जो मिलके क्या बनाते थे? जुमलादार। ठीक है, और 10 जुमलादार मिलके बनाते थे एक हजारी। याद रखिएगा, 10 जुमलादार मिलके क्या बनाते थे? एक हजारी। और 7 एक हजारी, ये 1000 नहीं है, ये है एक हजारी। ये लिख दीजिएगा, ये 1000 नहीं है, क्या है? ये एक हजारी। और 7 एक हजारी मिलके क्या बनाते थे? 7 हजारी। 7 हजारी। ठीक है, और उसके ऊपर कौन हुआ करता था? सर ए नौबत। ठीक है, तो सर ए नौबत हुआ करता था। उसके नीचे आते थे 7 हजारी, जिनके अंडर में 7 एक हजारी थे। उसके बाद उसके नीचे आया करते थे एक हजारी। एक हजारी के अंदर में 10 जुमलादार हुआ करते थे। उसके बाद नीचे कौन आता था? जुमलादार, जिसमें 2 या 3 हवलदार हुआ करते थे। उसके नीचे आता था हवलदार, जिसमें 5 नायक हुआ करते थे। और उसके नीचे आया करता था नायक, जिसके अंडर में 9 सोल्जर्स हुआ। तो इनका पूरा आपको सिस्टम समझ में आया। ठीक है, 3 तरीके की इनके पास सेना थी। एक जो स्थायी घुड़सवार सेना थी, दूसरी अस्थायी घुड़सवार सेना, और तीसरे क्या थे? पैदल सेना। ठीक है, तो शिवाजी की अगर हम सेना में बात करें तो इनमें इन्फेंट्री भी हुआ करती थी, कैवलरी भी हुआ करती थी, इवन इनके समय में तोप खाना भी हुआ करता था, इवन नेवी भी होती थी। ठीक है, तो ये सारे जो हुआ करते थे ये शिवाजी की सेना में हुआ करते थे। तो कौन कौन होता था? एक तो पैदल सैनिक, दूसरे अश्वरोही मतलब घोड़सवार, तीसरे तोप खाना वाले, और चौथा नौसेना वाले, नेवी वाले। ये सारे क्या हुआ करते थे? शिवाजी की आर्मी में हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इनके समय में जो किले हुआ करते थे, देखिए आपने देखा हो शिवाजी के पास 35 किले थे। तो किलों का बड़ा महत्व था इनके। ठीक है, तो क्योंकि ये इनके किले जो बना करते थे वो ज्यादातर पहाड़ों पे बना करते थे, और किले जो पहाड़ों पर बनते हैं वो सबसे ज्यादा सेफ होते हैं बाह्य आक्रमण से। ठीक है, क्योंकि आपको नीचे से पूरी चढ़ाई करनी पड़ती है किले पर कब्जा करने के लिए, और तब तक तो ऊपर से वो आपको नीचे पत्थर फेंक फेंक के भी खत्म कर देते थे। ठीक, तो इसके लिए कहा जाता है कि जो किले हुआ करते थे
वो शिवाजी के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। आप याद करिए, जयसिंह के साथ जो पुरंदर की संधि करी गई थी, उसमें 35 में से 23 किले शिवाजी ने किसको दे दिए थे? मुगलों को दे दिए थे। ठीक है, तो ठीक है, तो पुरंदर की संधि में दे दिए थे ना 35 में से 23 किले। तो इनके समय में किलों का इंपॉर्टेंस जो था वो बहुत ज्यादा था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिवाजी की आर्मी में मुसलमान भी हुआ करते थे, ये याद रखिएगा। देखिए, शिवाजी की जो सेना हुआ करती थी उसमें मुस्लिमों की भी भारी तादाद थी। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाए तो भले ही ये हिंदू पद पातशाही थे, लेकिन इन्होंने अपने प्रशासन में मुसलमानों को भी क्या दिया था? जगह दी थी। क्लियर हुआ? तो ये इनका पूरा सैन्य प्रशासन था। हमने देखा शिवाजी की सेना में 3 प्रकार की सेना हुआ करती थी। एक थी पग सेना, जो परमानेंट हॉर्स कैवलरी हुआ करती थी इनकी। दूसरे हुआ करते थे सिलादार, जो टेम्परेरी हॉर्स राइडर हुआ करते थे, जिनको सिर्फ मौके पे बुलाया जाता था। और तीसरे हुआ करते थे पैदल सैनिक, जिनको पाइक कहा जाता था। ठीक है, इसमें हमने देखा 9 सोल्जरों के ऊपर एक नायक, 5 नायकों के ऊपर एक हवलदार, 2 से 3 हवलदारों के ऊपर जुमलादार, 10 जुमलादार के ऊपर एक हजारी, और 7 एक हजारी के ऊपर 7 हजारी। ठीक है, ये इनका फॉर्मेशन था। और शिवाजी की आर्मी में पैदल सैनिक, घोड़सवार सैनिक, आर्टिलरी, तोपखाना, और जिसे कहा जाए नेवी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और शिवाजी के पूरे सैन्य प्रशासन का सबसे बड़ी ताकत क्या थी? किले। 35 किले थे शिवाजी के पास। ठीक है, और इन्होंने अपनी सेना में मुसलमानों की भी सेवा ली थी। क्लियर? तो ये था इनका सैन्य प्रशासन। ठीक, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम इनका राजस्व प्रशासन। ठीक है, इनका जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ करता था वो कैसे हुआ करता था। तो अब हमें पढ़ना है इनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ठीक है, तो शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो, ठीक है, अन्नाजी दत्तो, ये नाम हमने पहले भी सुना था। ठीक है, याद करिए ये नाम हमने कहाँ सुना था। ठीक है, तो ये नाम हमने पहले भी सुना था, अन्नाजी दत्तो। ठीक है, जो प्रांतीय हुआ करते थे, दक्षिणी प्रांत, उसके ये सूबेदार थे। तो शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो से ये कहा कि सबसे पहले तो जितनी भी उपजाऊ जमीन है, ठीक है, उपजाऊ जमीन का मतलब होता है जो अच्छी जमीन है, उसका सबसे पहले इन्होंने माप करवाया। ठीक है, मतलब शिवाजी ने क्या किया? अन्नाजी दत्तो से सारी जितनी भी उपजाऊ जमीन है, ठीक है, उनका नाप करवाया। ठीक है, और उसके बाद जो भी उसमें से पैदावार हुई, उसमें राज्य के हिस्से में कितना आया? 30%। ठीक है, मतलब ये कितना टैक्स लिया करते थे? 30%। ठीक है, जो भी पहले इन्होंने क्या किया, अन्नाजी दत्तो के साथ मिलकर के इन्होंने माप कराई पूरी फर्टाइल लैंड की। ठीक है, और उसके बाद उसमें से राज्य का जो भी फसल होगी, उसमें से राज्य का जो शेयर बनाया वो कितना बनाया? 30%। ठीक, इसके अलावा बात करें तो इसमें फार्मर्स को, या हम किसान की बात करें, इनको ये स्टेट ने दिया छूट कि या तो आप हमें कैश में पैसा दे दीजिए, या आप हमें 30% अनाज दे दीजिए। मतलब इनके पास दोनों ऑप्शन रखे गए किसानों के पास कि या तो आप कैश दे दीजिए पैसा, या फिर आप क्या दे दीजिए? हमें उतना अनाज दे दीजिए। ठीक, इसके अलावा बात करें तो शिवाजी का जो एम्पायर था, या हम शिवाजी के साम्राज्य की बात करें, तो इनके यहाँ जो राज्य हुआ करते थे वो 2 भाग में बटे थे। एक था स्वराज्य और दूसरा था मुदतई। ये याद रखिएगा, एक हुआ करता था स्वराज और दूसरा हुआ करता था मुदतई। अब स्वराज्य मतलब वो हुआ करते थे वो राज्य जो शिवाजी के डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे, मतलब जिसपे शिवाजी का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। ठीक है, तो उन एरिया को बोला जाता था स्वराज्य। और ये जो 30% वाली बात जो हो रही है ना, ये 30% वाली, ये इन्हीं स्वराज्य पे लागू होता था। स्वराज्य मतलब वो राज्य या वो एरिया जो शिवाजी के डायरेक्ट कंट्रोल में आता। ठीक है, उनको बोला करते थे स्वराज्य। और दूसरे जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे मुदतई। मुदतई का मतलब होता था ऐसा एरिया जिसमें शिवाजी का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, लेकिन उन स्टेट्स में चौथ और सरदेश मुखी के जरिए रेवेन्यू कलेक्शन वहां से भी करते थे। मैंने आपको बताया था मराठाओं में चौथ और सरदेश मुखी का बड़ा महत्व था। ठीक है, ये चौथ वसूला करते थे।
तो ये चौथ अपने खुद के कंट्रोल वाले राज्य से नहीं, अपने पड़ोसी वाले राज्यों से लिया करते थे। ठीक है, तो उनके जो पड़ोसी जो एरिया हुआ करता था जहां से ये चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट किया करते थे, उसको बोला गया मुदताई। ठीक है, और जहां इनका प्रत्यक्ष रूप से खुद का कंट्रोल था उसको बोला गया स्वराज्य। ठीक है, तो शिवाजी की पूरी जो सल्तनत थी वो दो भाग में बटी थी, स्वराज्य और मुदताई। जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में आता था वो होता था स्वराज्य, और जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आता था, जहां से वो चौथ और सरदेश मुखी लेते थे, वो हुआ करता था मुदाताई। ठीक है, वो क्या हुआ करता था, मुदाताई। ठीक है, उस क्षेत्र को बोलते थे। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम समझ लेते हैं कि ये चौथ क्या हुआ करता था। देखिए, चौथ को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मराठा लोग जो थे वो चौथ बहुत लिया करते थे। देखिए, इनको लिया जाता था जो इनके पड़ोसी राज्य हुआ करते थे, मतलब मराठाओं के जो पड़ोसी राज्य हुआ करते थे, ठीक है, उससे उनके क्षेत्र पर आक्रमण मराठा ना करें। मतलब मराठा जो हैं वो उनके क्षेत्र पर आक्रमण ना करें, इसके लिए इवन उनकी रक्षा करें बाह्य आक्रमण से। मतलब एक तो वो खुद आक्रमण ना करें उन पर, और दूसरे जो आक्रमण करें उससे भी उनकी रक्षा करें। इसके लिए उनको राज्य की आय का 1/4 हिस्सा मराठाओं को देना पड़ता था, जिसको बोलते थे चौथ। ठीक है, तो 1/4 था ऑफ द स्टेट्स इनकम। मतलब ये पड़ोसी राज्य को जाके धमकी देते थे कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम आपके ऊपर आक्रमण करें, और आप ये चाहते हैं कि कोई दूसरा आक्रमण करे और हम आपका साथ दें, तो आपको हमें चौथ देना होगा। और चौथ का मतलब होता था 1/4 पैसा या 1/4 रेवेन्यू, किसका, टोटल रेवेन्यू का, स्टेट की जो इनकम होती थी, ठीक है, उसका 1/4 हिस्सा किसको देना पड़ेगा, चौथ के रूप में, मराठा। ठीक है, तो मराठा जो चौथ लिया करते थे वो पड़ोसी राज्यों से लिया करते थे कि साहब हम आप पर हमला नहीं करेंगे, इसके लिए भी क्या दो, 1/4 हिस्सा। एक तो ये था। दूसरा था सरदेश मुखी। ठीक है, सरदेश मुखी की बात करें तो शिवाजी यूज टू कलेक्ट दिस टैक्स बिकॉज ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द एंशियंट सरदेश मुख ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, इस कर को शिवाजी सिर्फ इसलिए वसूल किया करते थे क्योंकि वो स्वयं को महाराष्ट्र का पुरतैनी सरदेश मुख समझते थे। ठीक है, पुरतैनी मतलब पुश्तैनी, एंशियंट सरदेश मुख समझते थे। ठीक है, और इसमें इनको कितना देना पड़ता था स्टेट को, 1/10। ठीक है, तो स्टेट की इनकम का 1/10 क्या देना पड़ता था, सरदेश मुखी, क्योंकि ये अपने आप को शिवाजी एंशियंट सरदेश मुख महाराष्ट्र का समझते थे। क्लियर? तो ये दो रेवेन्यू लिए जाते थे। ठीक है, ये था इनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आपको बताया कि शिवाजी का जो पूरा साम्राज्य था वो दो भाग में बटा था, एक था स्वराज्य और दूसरा था मुदतई। स्वराज्य वो राज्य था जहां पर वो एरिया था जो शिवाजी के डायरेक्ट कंट्रोल में आता था। वहां पर शिवाजी के जो एरिया डायरेक्ट कंट्रोल में आता था उसमें उन्होंने अन्नाजी दत्तों को भेजा, और अन्नाजी दत्तों से कहा कि जितनी भी उपजाऊ जमीन है उसको माप के लाओ, ताकि हम सब पर जो है टैक्स तय कर सके। ठीक है, इसके बाद बात करें तो फार्मर्स को ये अधिकार, अब पहले ये मेजर करके लाओ, ठीक है, और इसके बाद उस पर स्टेट का जो शेयर हुआ करता था वो 30% हुआ करता था। मतलब वहां से क्या लिया जाएगा, 30% कर। अब फार्मर्स को ये छूट दी गई थी कि या तो आप इसका भुगतान कैश में कर दीजिए, या फिर आप जो अनाज पैदा कर रहे हैं उसका 30% हमको दे दीजिए। दो ऑप्शन थे। ठीक है, और दूसरे वो राज्य हुआ करते थे, वो एरिया जहां से ये चौथ और सरदेश मुखी लेते थे। चौथ का मतलब ये था कि ये पड़ोसी राज्य को कहते थे कि हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, इवन अगर आप पर कोई आक्रमण करता है तो हम आपकी सहायता करेंगे, इसके लिए आपको हमें अपनी पूरी आय का 1/4 हिस्सा चौथ के रूप में देना होगा। ये था। ठीक है, और दूसरा हुआ करता था सरदेश मुखी। सरदेश मुखी में ये चूंकि अपने आप को एंशियंट सरदेश मुख ऑफ महाराष्ट्र समझते थे, इसलिए ये समझते थे कि महाराष्ट्र के जितने भी आसपास के एरिया हैं वहां से सरदेश मुख का चार्ज लेना हमारा अधिकार है, और ये 1/10 लिया करते थे। ठीक है, तो ये इनका पूरा जो था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक, अब इनका आखिरी एडमिनिस्ट्रेशन बच जाता है जुडिशियल सिस्टम।
ठीक है, मतलब इनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी। देखिए, इनकी न्याय व्यवस्था भी जैसे बाकी डायनेस्टीज की थी वैसी ही थी। इनका भी जो था वो एंशियंट तरीके से था, जिसमें इनके विलेज में, गांव में क्या हुआ करती थी, पंचायत, और इनके डिस्प्यूट्स को वो वही मैनेज कर लेती थी। जैसे बाकियों में देखा था कि न्याय शैली प्राचीन ढंग की थी, मतलब ग्रामों में पंचायतों ही झगड़े का न्याय कर लिया करते थे। अब इनके टाइम पर एक फौजदारी हुआ करते थे, फौजदारी के मुकदमे, या हम कहें जिनको क्रिमिनल केसेस, इसको देखने का काम कौन करते थे, पटेल। ठीक है, पटेल कौन हुआ करते थे, इनके जो फौजदारी के मुकदमे देखा करते थे। इसके बाद बात करें, लेकिन फौजदारी, क्रिमिनल एवं दीवानी, ठीक है, फौजदारी मतलब क्रिमिनल और दीवानी मतलब सिविल केस, इन दोनों केसेस को देखने का नाम कौन करते थे, न्यायाधीश। ठीक है, जज जो हुआ करते थे, न्यायाधीश, वो जितनी भी मुकदमे थी इनकी अपीलें कौन सुना करता था, जज सुना करता था। ठीक है, तो जज किसकी अपीलें सुना करता था, क्रिमिनल की भी और दीवानी सिविल राइट्स की भी। और इनके यहाँ जो न्याय प्रणाली थी, जो न्याय दिया जाता था, वो स्मृति ग्रंथों के हिसाब से दिया जाता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, स्मृति ग्रंथों के हिसाब से दिया जाता था, आधार पर होता था। ठीक है, और इनके टाइम पर याद रखना है, एक न्यायालय हुआ करता था जिसका नाम था हजीरे मजलिस। ठीक है, हजीरे मजलिस। ठीक है, और ये इनका अंतिम न्यायालय हुआ करता था। ये इनका क्या हुआ करता था, अंतिम न्यायालय। ठीक, तो ये इनका जुडिशियल सिस्टम था। ठीक, तो आपको इनका पूरा जुडिशियल सिस्टम समझ में आया, न्याय व्यवस्था इनकी समझ में आई। इनके यहाँ पटेल हुआ करते थे जो फौजदारी मामले देखा करते थे, जज जो हुआ करते थे वो फौजदारी और दीवानी दोनों मामले देखते थे, और इनकी जो सुप्रीम कोर्ट या फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हुआ करती थी, वो हुआ करती थी हजीरे मजलिस। ठीक है, ठीक, तो ये था शिवाजी का प्रशासन। ठीक, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो शिवाजी के प्रशासन में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो इन हमने राजा की स्थिति देखी, इसके बाद फिर हमने शिवाजी के अष्ट प्रधान देखे, इनका प्रांतीय प्रशासन देखा, इनका सैन्य प्रशासन देखा, इनका राजस्व प्रशासन देखा, और इनका न्याय प्रशासन देखा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शिवाजी के उत्तराधिकारी देखेंगे कि शिवाजी के कौन कौन उत्तराधिकारी रहे, और इसके बाद फिर हम पेशवाओं में एंटर करेंगे, पेशवाओं का इतिहास क्या था। वहां से हम शुरू करेंगे बालाजी विश्वनाथ से। ठीक, तो अब हम शिवाजी के बाद जो इनके उत्तराधिकारी थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें राजा राम थे, संभाजी थे, ठीक है, शिवाजी द्वितीय थे, साहू जी थे, राजा राम द्वितीय थे। तो ये सारे हम इनके सक्सेसर्स को देखेंगे जो इनके बाद छत्रपति बने। क्लियर है? ठीक, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई गई होंगी। ठीक है, देखिए इसके बाद भी अगर आपको डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। देखिए मैं गाइज, मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम पर भी हमारा चैनल, इंस्टाग्राम पर भी है, और इंस्टाग्राम पर मैं डेली एक नया पोस्ट डाल रहा हूं, जिसमें डेली एक नया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डाल रहा हूं। तो अगर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, और गाइस चैनल के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुँचाइए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।